नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एम मनी टॉक के इस न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाते हैं लाइफ, करियर और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक्सक्लूसिव और इंसाइटफुल डिस्कशंस सीधे उन लोगों से जो अपने फील्ड में नए हाइट्स अचीव कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं वेरी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अरविंद द्विवेदी जी। ये ना केवल इंडिया के बल्कि ग्लोबल लेवल के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। अपने यूनिक और साइंटिफिक अप्रोच से इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को एक नई पहचान दी है। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और बेस्ट एस्ट्रोलॉजर 2022 का अवार्ड भी जीता है। कंट्री के कई सेलिब्रिटीज, टॉप बिजनेस लीडर्स और पॉलिटिकल पर्सन्स इसे रेगुलरली कंसल्टेशन देते हैं। आज हम इनकी लाइफ जर्नी और सक्सेस माइंडसेट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर अरविंद द्विवेदी जी के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके इस बिजी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला, मेरे एक रिक्वेस्ट पे आपने टाइम दिया और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट के लिए आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉडकास्ट सर हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे टीममेट्स के लिए और एम मनी के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और एक माइलस्टोन होने वाला है हमारी जो फ्यूचर की जर्नी है उसके लिए, कि इनिशियली हम हमारे इन्वेस्टर के साथ, और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है सर, एक प्राउड मोमेंट है कि आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ आप को हम कहीं ना कहीं एज ए इन्वेस्टर भी आपको सर्विस देते हैं, तो वो हमारे लिए ऑनर है, जिससे हमें अपनी जो सर्विसेज हैं उनको और भी अच्छी क्वालिटी निखारने में मदद मिलती है आपकी फीडबैक से। तो सर, आज के पॉडकास्ट की स्टार्टिंग हम आपकी जो पर्सनल लाइफ की जर्नी से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे ये अलग अलग आपके पर्सनालिटी ब्रांड जैसे आपने बनाया है, जो मैं आपसे इनिशियली डिस्कस कर रहा था कि आज सुबह मेरा डिस्कशन हो रहा था एक एक्सिस म्यूचुअल फंड के बड़े ऑफिसर से। जब मैंने उनको आज शाम का अपना शेड्यूल बताया तो आपके नाम का जिक्र हुआ, तो उन्होंने बोला अच्छा अरविंद द्विवेदी सर को मैं जानता हूँ, मैं सुनता हूँ, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। तो आपका नाम ही एक ब्रांड है, ये कैसे ऐसा हो सकता है? आपके इस जर्नी से क्या हम और हमारी ऑडियंस क्या सीख सकती है, वो सारी चीज़ें जानेंगे सर। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। सर, आपकी ये जो एस्ट्रोलॉजी जर्नी है वो कैसे शुरू हुई और इसमें आपकी कैसे रुचि बनी है? आप, क्योंकि आज के टाइम पे ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत अलग एक व्यू है कि कुंडली दिखाओ, ये करो, तो आप इस एस्ट्रोलॉजी इतने हाइट्स तक कैसे ले जा पाए? आपकी रुचि कैसे इस फील्ड में बनी सर? एक्चुअली मैं भी आपकी तरह पहले बहुत नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ और मैंने अपनी फील्ड में एमबीए किया है। उसके बाद जाके फिर मैंने आपके एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में एमए ज्योतिष और पीएचडी की इसमें। चूँकि शुरुआती दौर पे काफ़ी जगह, चूँकि मेरी फैमिली में सभी गवर्नमेंट जॉब में रहे, तो फैमिली में जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो उनके थोड़े से रहते हैं कि हमारे बच्चे भी उसी जॉब प्रोफाइल में सभी लोग जाएं जी, क्योंकि शायद गवर्नमेंट जॉब को बोलते हैं बहुत सेफ जॉब है इस वजह से। लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता था कि ज़िंदगी बस इतने में सीमित नहीं है, इससे कुछ बेहतर तो हो ही सकता है। हाँ, तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए उतना राजी नहीं था कभी भी। इसके लिए थोड़ा सा मैंने और अच्छी मेहनत की और लगा कि अब एमबीए करके थोड़ा सा अच्छी जगह जॉब करके कुछ अच्छी लाइफ में एक बेहतरीन कुछ अपने लिए देखूंगा, सोचूंगा। बट वहाँ भी जब मैंने जॉब वगैरह देखा तो मुझे उतना बेहतर सेटिस्फेक्शन नहीं आया, क्योंकि बाद में मुझे लगा कि क्या मैं बस इतने के लिए ही सीमित होने के लिए आया हूँ कि सिर्फ जॉब करने के लिए और इस जगह को या इस कंपनी को बढ़ाने के लिए लक्ष्य मेरा यही है। तो मैं इस चीज़ से भी थोड़ा सा हटने लगा और मैंने भी अपनी कुंडली कई लोगों को दिखाई। जब काफ़ी लोगों को मैंने अपनी कुंडलियाँ दिखाई तो मैं और कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वही घुमाने जाने लगा कि बस ऐसा होने वाला है और समय अभी का बस अच्छा आएगा कि नया जॉब आपको मिल जाएगा या नया गवर्नमेंट जॉब आपको हो जाएगा। तो मैंने सारे प्रयास खूब अच्छे किए, अच्छी तैयारियाँ की, बट वो उतना सेटिस्फेक्शन उन चीज़ों मिला नहीं और अच्छी चीज़ें मुझे मिली भी नहीं। अरे, तो मुझे लगा कि जब ये लोग इतना अच्छा मेरे भविष्य को वर्णित करते हैं
और इनके कहे गए सारी चीज़ें मैंने की, हाँ, जो उपाय रेमेडीज होती हैं, हाँ, उसके बावजूद भी वो सारी चीज़ें रिजल्ट में मुझे नहीं मिली जो मैं चाहता था। हम्म, तो मुझे लगा शायद ये कुछ बड़ी चीज़ें जो मेरी समझ के बाहर है, हम्म, तो क्यों ना एक बार समझ लिया जाए। हम्म, तो मैंने सिर्फ अपने बारे में जानने के लिए हम्म, थोड़ा सा जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। हम्म, मुझे समय लगा, 2-2.5 साल लगा मुझे, हम्म, पर सिर्फ मैंने अपने बारे में जानने की कोशिश की और तब जाके पता चला कि कौन सी साइंस है जो आपके जीवन को पूरी तरह से घुमा सकती है। हम्म, और यकीन मानिए ये पूरी तरह से प्योर साइंस है, क्योंकि साइंस को जो जिसने जन्म दिया वो आपके आर्यभट्ट है, जिसको खगोलीय शास्त्र हाँ, जिन्होंने दिया, हाँ, वराहमिहिर है। हजारों साल पहले इस खगोल शास्त्र का उन्होंने निर्माण किया हाँ, और वहाँ से आपका एस्ट्रोनॉमी आया और वहीं से आपका मैथमेटिक्स, राइट, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी मिला करके एक ज्योतिर्विज्ञान बना। हाँ, इसीलिए इसको ज्योतिर्विज्ञान कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। यस, ये भी एक शास्त्र है, हाँ, रसायन शास्त्र, हाँ, इस तरह के शास्त्रों की हाँ, तरह ज्योतिष भी एक शास्त्र है। हाँ, ये एक तरह से पूरी तरह से साइंटिफिक है, हाँ, पर लोग आगे इसमें शायद अच्छा इसलिए नहीं समझ पा रहे थे, अच्छा इसलिए नहीं कर पा रहे थे हाँ, क्योंकि शायद वो पुरानी पद्धतियों में ही लगे रह गए। हाँ, जब साइंस और समय के साथ सब कुछ चेंज हो रहा है। हाँ, एक समय ऐसा भी था कि चिट्ठियां लिख के भेजी जाती थी, फिर समय आया टेलीफोन का, हाँ, फिर समय आया आपके मोबाइल फोन का। हाँ, जब साइंस इतना सब कुछ बदल रहा है तो पुरानी पद्धतियां भी तो बदल रही होंगी कुछ ना कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उन पद्धतियों के बदलाव को देखते हुए जब मैंने साइंटिफिक तरीके से इन चीज़ों में किया और करते करते मैं इस क्षेत्र में आया, तो काफ़ी लोगों से अच्छी जगहों में कई कॉम्पिटिशन्स हुए, उन कॉम्पिटिशन्स में मैंने हराया और मेरी प्रेडिक्शन 99.8 परसेंटाइल तक सटीक बैठी। हाँ, इसके लिए मुझे कई अवार्ड्स मिले, हाँ, जिस कारण थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरे लिए कैरियर ठीक है, हाँ, क्योंकि शायद अगर मैं अपने जीवन को थोड़ा बदल पाया हूँ तो हाँ, दूसरे के लिए भी बदल सकता हूँ। हाँ, क्योंकि कई बार मैं ऐसे लोगों से भी देखता हूँ कि जो बीमारी से बहुत परेशान है हाँ, और उन्होंने अपने किसी फैमिली मेंबर को काफ़ी परेशान देखा, सालों तक उसमें लगे रह गए, हाँ, तो उस बीमारी के बारे में, दवाइयों के बारे में एक डॉक्टर से भी कहीं ज़्यादा उसको पता होता है। हाँ, वो इतना तो जब आप परेशान होते हैं हाँ, तो सबसे अच्छा आप रिसर्च करते हैं, हाँ, और जब आप अच्छे रिसर्च करते हैं तो एक अच्छे रिसर्चर बन के बाहर आते हैं। राइट, तो मेरी जर्नी की शुरुआत बस रिसर्चर से हुई और रिसर्च करते करते मैं यहाँ तक आया हूँ और आगे भी अभी रिसर्च करता ही जा रहा हूँ इसमें। बहुत बढ़िया सर। जैसे आपने काफी बताया कि आपका जो अप्रोच है ज्योतिष विज्ञान है वो साइंटिफिक अप्रोच। तो आज से 2-3 साल पहले का अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी मतलब समझा जाता था कि आपका हाथ देख के, आपकी कुंडली देख के, इसको जो प्रेजेंट इस तरीके से किया गया था कि कोई भी रोड के किनारे बुलाएगा और ये आपका ये है, तो वो एक वो फेस होता है और आप इसको साइंटिफिक रीजन से जोड़ के आप इसको एक अलग मुकाम पे ले गए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो कहीं ना कहीं से साइंटिफिक प्रूवन है? साइंटिफिक प्रूवन जो मैंने फर्स्ट आपको बताया कि जो खगोल शास्त्र है, इसमें खगोल शास्त्र में आपके पूरे ग्रह विज्ञान, हाँ, जैसे कि ग्रह, नक्षत्र, ये सारी चीजों को देखा गया। इसके बाद आपका इसमें आता है मैथमेटिक्स, जिसमें आपका विंशोत्तरी दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतर्दशा, ये सारी चीजें पूरी तरह से मैथमेटिक्स है। जिसमें कुंडली का भाव जो आता है लग्न, भाव, राशि, नक्षत्र, और इन सब सारी चीजों की खोज हजारों साल पहले हो गई। हाँ, जिसको आपके नासा, आपके एस्ट्रोनॉमिक डिपार्टमेंट ने भी अब जाके प्रूफ करना शुरू किया है कि ये चीजें बिल्कुल साइंटिफिक है। जब अब जाके साइंटिफिक हो रही तो हमारे पुराने ऋषि मुनि पहले से कितना आगे बेहतर इन्होंने सोचा होगा कि सारी चीजों को उन्होंने पहले से खोज कर लिया। पर इन चीजों को साइंटिफिक हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हमने समझा कि पूरी तरह से आध्यात्मिक है, धार्मिक है, बिल्कुल है, आध्यात्मिक भी है, धार्मिक भी है, पर साइंटिफिक ज्यादा है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, एस्ट्रोनॉमी का भी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। जिस चीज में खगोल शास्त्र आ जाए, समय की गणना आ जाए, आपका मैथमेटिक्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाए, तो पूरी तरह से वो धार्मिक कैसे हो सकता है? हाँ, राइट। तो साइंटिफिक तो हो ही गया, पर इसको आध्यात्मिक इसलिए बोला गया कि सारी चीजों को आप मेंटेन तब कर सकते हैं जब आप अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत मजबूत हों। आपका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपके मन की अंतर स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। जब आपकी अंतर स्थिति मजबूत होती है तब इन गणनाओं को आप समझ पाएंगे।
राइट। जैसे जिस तरह से आपका काम है, अगर शेयर का काम है, हाँ। तो हर पल हर वक्त आपको एक नजर रखनी पड़ती है उसमें, राइट कि राइट। कौन सी चीज कब बदल रही है। हाँ तो उसमें भी कैलकुलेशन ही चल रहा है, हाँ और उसमें भी आप लोगों को एक भविष्यवाणी प्रोबेबिलिटी देते हैं हाँ, प्रोबेबिलिटी कि आपके इस समय में एक प्रॉफिट हो सकता है। हाँ। आपने कंफर्म नहीं किया है, नहीं पर किया। प्रॉफिट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, यस। तो मैथमेटिक्स, खगोलीय शास्त्र ये प्रोबेबिलिटी भविष्यवाणियों को बनाते हैं। पर हाँ अगर आपका इसमें अनुभव अच्छा है, हाँ आपके इस काम में निरंतरता बहुत अच्छी है, हाँ तो ये आपका एक्सपीरियंस है, आप इस भविष्यवाणी को सटीक कर देंगे। हाँ। तो इस तरह से ये सक्सेस रेशो बढ़ता जाता है। साइंटिफिक हो जाता है। यस यस और साइंटिफिक कैसे आता है? हाँ। आपका एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स प्लस आर्ट। हाँ अगर ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है, किसी व्यक्ति के बारे में आपको ये पता है कि उसके तरीके क्या हैं, वो किस समय के गणनाओं में उसका जन्म हुआ, किस जगह पे जन्म हुआ, किस तारीखों को जन्म हुआ, तो उसके आधार पर जो आप नक्षत्रों का, उसके ग्रहों का जो आप एक ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान का, उससे आप जब अनुपात लगाएंगे तो सटीक आपके निकल आएंगे। उसके हर भविष्य की, उसके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तक की चीजों को आप निकाल सकते हैं। और वो पूरी तरह से साइंटिफिक है। पूरी तरह से साइंटिफिक है। ऐसा नहीं कि सभी भविष्यवाणियां हमेशा सटीक हों। कभी भी ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष नहीं, क्योंकि ज्योतिष अपनी जगह वो फिक्स है। पर ज्योतिषी अगर उस चीज को गणना करने में चूक गया तो वो गलत बताएगा। तो ज्योतिष कभी गलत नहीं, मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं हो सकती, पर कैलकुलेट करने वाला गलत हो सकता है। तो इसलिए पूरी तरह से साइंटिफिक भी है। ठीक वैसे ही जैसे एनालिस्ट गलत हो सकता है, एनालिसिस गलत हो सकता है। राइट राइट, मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ सर। जब अपना ये शेड्यूल हुआ पॉडकास्ट, तो मैंने थोड़ा कोशिश किया आपके बारे में रिसर्च करने के। तो जो लोग आप जानते हैं उनसे भी, ऑनलाइन भी, और अब मुझे भी मिले हुए लगभग 1 साल हो गया है। तो मैंने देखा आपको काफ़ी अवार्ड मिले हैं एस्ट्रोलॉजी में, और ये बड़ा नया है। मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी अवार्ड मिलते हैं। पहले तो मैं ही ये देखा कि एस्ट्रोलॉजी मतलब इतना कम जानने वाला विषय है लोगों के लिए, कि एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पे साइंटिफिक आप इसको लिंक करके आपको इसमें अवार्ड मिले। तो अभी तक जितने भी अवार्ड मिले वो उनके बारे में बताइए, और सर कौन सा अवार्ड ऐसा है जो आपके बहुत करीब है, जो आप शेयर करना चाहेंगे, आपके दिल के करीब? अवार्ड मिलना शायद मुझे लगता है कि बस आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन देता है, पर ये आपके ज्ञान का ये आधार नहीं हो सकता है कि इस अवार्ड से बिल्कुल आप इस चीज़ से बहुत परफेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि आदमी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, वो भी ज्ञान के मामले में। क्योंकि ज्ञान बहुत अनंत है, आप इसको पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकते। बट अगर इसमें आप लगे रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वो भी ईमानदारी से, तो हो सकता है कि इस अनंत कुछ ज्ञान में से कुछ ज्ञान की सीमाएं आप पार कर जाएं। तो जब एक ज्ञान की सीमाएं आप पार करते हैं और कुछ समाज के लिए, अच्छे लोगों के लिए अच्छा करते हैं, तो आपको एक अवार्ड दिया जाता है कि आपने कुछ अच्छा कर लिया। तो बस मेरा प्रयास रहता है कभी भी ये नहीं कि अवार्ड पाने के लिए, मेरे लिए सबसे अच्छा अवार्ड होता है कि अगर मैंने किसी के जीवन में कुछ बदल दिया, अरे वाह, वो मेरे लिए सबसे अच्छा अवार्ड है। मैं किसी भी अवार्ड से प्रभावित नहीं होता हूँ, पर अगर मुझे कोई आके ये बोल जाता है कि सर आपने बताया था और वो चीज़ हो गई और ऐसा हुआ, तो मेरा अवार्ड वहीं मुझे मिल जाता है। वाह, ग्रेट सर। तो जीवन में कभी अवार्ड के पीछे भागना ही नहीं है। भागना है तो जिस क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में इतनी आपकी एक परफेक्शन आपका होना चाहिए कि उस परफेक्शन के बल पर किसी के जीवन में आप बदलाव ला सके। अगर आपने किसी के जीवन को बदला, वो आपका बेस्ट अवार्ड। और ये बेस्ट अवार्ड मैं खूब लेता रहता हूँ जी, मुझे इसी में आनंद आता है। सर आपकी जर्नी से मैं अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, कि जैसे मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि आपके लिए वो अवार्ड है, तो हमारे लिए भी वही अवार्ड होना चाहिए कि हमारे जो इन्वेस्टर का सेटिस्फेक्शन है, उनका गोल अचीव, जिस गोल के लिए वो हमसे जुड़े हैं, वो गोल अचीव हो जाता है, तो वही हमारे लिए अवार्ड होना चाहिए। कभी कोई स्कूल या कॉलेज वो टॉप नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना बहुत टॉप का कॉलेज है, बहुत टॉप का स्कूल है। जब वो स्कूल बना, वो एक बिल्डिंग थी, कॉलेज बना, वो बिल्डिंग थी। वहाँ कुछ बच्चे आए जिन्होंने इस दुनिया में कुछ होनहार अपना एक दिखाया, कुछ अपनी वैल्यू बनाई। उस उनके वैल्यू से उस कॉलेज का वैल्यू क्रिएट हुआ, या उस स्कूल की वैल्यू क्रिएट हुई। क्योंकि बच्चे टॉप होंगे तो स्कूल अपने आप टॉप का हो जाएगा। बच्चे अच्छी जगहों में अपना विशेष देंगे तो कॉलेज भी अपनी जगह विशेष हो जाएगा। तो कभी भी कोई संस्था वो टॉप की नहीं होती, वहां से निकलने वाले लोग उसको टॉप का बनाते हैं। राइट। तो जितना मेहनत आप अपने जीवन में अपने लिए करेंगे, उसका एक फायदा तो आपको होगा ही, उसका फायदा जहां से आप आए उन सबको भी होगा। वेरी ट्रू सर। तो इसलिए मेहनत हमेशा अच्छी होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र के लिए। राइट सर।
सर मैं देख रहा था काफ़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज आपसे कंसल्टेशन लेते रहते हैं, तो क्या वो भी इतने ज़्यादा कनेक्टेड है एस्ट्रोलॉजी से, और उनकी जो जर्नी है उनको भी कहीं ना कहीं से एस्ट्रोलॉजी मदद करती है क्या? बिल्कुल। हाँ। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी सर वो सभी के लिए है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिल्म एक्टर्स हो या नॉर्मल आदमी भी हो, सभी के लिए, क्योंकि ये एक डेली रूटीन वाली चीज़ है। जिस तरह से हम डेली श्वास लेते हैं, जैसे आप कभी देखेंगे हर चीज़ साइंटिफिक है। हाँ। पूजा जब आप शुरू करते हैं सुबह के उसमें, जी। तो जब आप सुबह सुबह कभी आप शंख बजाते होंगे, हाँ। तो लोगों को ये लगता है शायद कि शंख बजाने से मात्र घर की नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है, समाप्त होती है। हाँ। बिल्कुल होती है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद जब आप शंख बजाते हैं, हाँ। तो आपकी श्वसन हाँ। क्रिया, हाँ। आपकी फेफड़े, हाँ। ये बहुत मजबूत होते हैं, होते हैं। ये आपके फ्रेश हो जाते हैं। हाँ। ये एक तरह से योग की तरह काम करता है। हाँ। क्योंकि शंख को कभी भी आप सुनेंगे कान लगा के, तो चूंकि समंदर से निकला है, वो तो समुद्र से निकली हुई चीज, उसमें हलचल वो आपको कानों में महसूस भी कराएगा। जब आप घंटी बजाते हैं, तो घंटी जब बजाते हैं तो उसका जो रिंग बजता है लेफ्ट राइट होता रहता है। तो जितनी बार आप उसको बजाते हैं, तो आपके दिमाग के दोनों पार्ट, दाएं बाएं दोनों पार्ट आपके एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, शांत होते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो ये हमारे दिमाग को स्थिर करने, शांत करने में भी मदद करते हैं। इसी तरह से हर व्यक्ति से ज्योतिष जुड़ा हुआ है। चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे आपके बॉलीवुड के एक्टर्स हो या नॉर्मल पर्सन कोई भी हो। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आज काफ़ी लोग टच में हैं, बॉलीवुड के काफ़ी लोग। मेरा मानना ये है कि कभी भी अगर कोई भी इंसान आपके टच में है, तो उसने जो सवाल किया है, जो चाहता है अपने उस जीवन में कि एस्ट्रोलॉजिकल उसको क्या फ़ायदा होना चाहिए, अगर आपने उसको एस्ट्रोलॉजिकल वो फ़ायदा दिया है, तो एस्ट्रोलॉजी का आपको करने का अच्छा एक फ़ायदा है कि आप अच्छा कुछ इसमें ज्ञान रखते हैं, कुछ आप बदलाव कर पाना संभव है। नहीं तो इसमें सर्वाइवर लाइफ किसी को देने का कोई फायदा नहीं। अच्छा। कई दफा आप जाएंगे, देखेंगे रोड में बैठ के बेचारे वो तोता लेके बैठे रहते हैं। वो तोता आपका कार्ड निकालता है और आपका भविष्य वर्णित करता है। जबकि तोता बेचारा जो लेके बैठा हुआ है, वो आपसे 10 रुपए लेता है। तो जो व्यक्ति अपने भविष्य को, भाग्य को नहीं बदल पाया है, उसको आपके बदलाव में कोई खास रुचि नहीं। तो आप इस चीज को तभी अच्छे से एक अच्छा लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं जब लोगों के जीवन में आप बदलाव ले आए। और यही कारण है कि चाहे आज भारत के कोई भी अच्छे अगर पॉलिटिशियंस हैं, तो सभी मेरे अच्छे हैं। क्योंकि मेरे लिए उनका जुड़ाव जरूरी नहीं है, मेरे लिए कि उनके जुड़ाव से अगर मैं उनके लिए कुछ जुड़ाव में उस फायदा दे सकता हूँ, तो मेरे उस जुड़ने का फायदा तभी जब उनके जीवन में जो वो चाहते हैं वो उनके बदलाव उनको मिल सके। एक पॉलिटिशियंस का जीवन बहुत कठिन होता है। अच्छा। क्योंकि आप खुद सोचेंगे कि हम आप एक छोटी सी चीज चलाते हैं तो उसमें कितना तनाव, बहुत चैलेंजिंग, और वो छोटा सा एक राज्य फिर देश चलाना इतना आसान नहीं होता है। और उसमें भी बेचारे 5 साल तक वो एक मेहनत करते हैं बस एक बार जीतने के लिए। और नहीं जीते तो अगला 5 साल फिर इंतजार करते हैं। तो वो आपके भरोसे हैं, क्योंकि आप सब पूछते हैं कि हमारा होगा क्या। और अगर आपने एक तुक्का दे दिया कि ये हो जाएगा साहब, और नहीं हुआ तो उनका कैरियर खराब। तो ज्योतिष जो है, गणना, ये तुक्के का नहीं है, ये सटीकता का है। कि जो आपने बोला है वो 100% होना चाहिए, ताकि सामने वाला भी जब उस चीज को फील करे तो आपसे इसलिए जुड़ सके कि जो ये बोलते हैं वो बिल्कुल संभव है। एक संभावना है, एक संभव है। तो संभावना तब होती है जब चीजों को आप करते हैं, और उसको संभव आप तब बनाते हैं जब पूरी तरह से आप उसमें जुड़े होते हैं। तो इसमें जुड़ना, अच्छी सोच से जुड़ना और उसके लिए अच्छा करना, ये आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है। अकेला मैं आपको इस चीज के लिए अच्छा ज्योतिष नहीं मान सकता हूँ कि आपको बस थोड़ा ज्योतिष कुंडलियां देखनी आती हैं, लोगों का भविष्य आप बता पाते हैं। भविष्य अगर आप बदल सकते हैं, अच्छा, तो मेरी नजर में आप ज्योतिषी हैं। अरे अच्छा, अगर आप अपना भविष्य नहीं बदल पाए, बोलते हैं ना, जो लिखा है उसको भी चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं, चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें सुधार किया जा सकता है। एक पेड़ होता है, उस पेड़ को आप बना नहीं सकते हैं, पर उसको काट करके उसका टेबल चेयर बना सकते हैं, उसका बेड बना सकते हैं, अलमारियां बना सकते हैं। तो हम किसी भी चीज में बदलाव संभव कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बार मेरे ऐसे लोग भी मिले कि एकदम फिट, और मुलाकात हुई तो हमने उनको बोला कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। तो बोले सर संभव ही नहीं, क्योंकि 2 महीने पहले पूरा चेकअप कराया। तो ठीक है, पर इस महीने एक बार चेकअप करा लेना। जब चेकअप कराया तो हार्ट में ब्लॉकेज, जब ब्लॉकेज क्लियर करा के स्टंट डलवा के तब वो फोन करते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो कम से कम बच गए। तो इसमें आप बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये एडवांस साइंस है। आपके बिल्कुल जो आपके हॉस्पिटल या बाकी चीजें हैं, शरीर के लिए सारी चीजें हो सकती है,
पर ये इतनी एडवांस साइंस है कि अगर आपने इसका सही से उपयोग किया हाँ। तो घटनाओं को घटित होने से पहले आप रोक सकते हैं। हाँ सर, कुछ ऐसे भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं जो इन्वेस्टिंग को लेके एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारे स्टार्टअप्स वाले हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, इवन यूएस वगैरह में कई स्टार्टअप्स जो लगाते हैं। ओके। या फिर अपने भारत में भी कई स्टार्टअप सॉफ्टवेयर कंपनीज जो लगाते हैं। तो इसमें मदद ये हो जाती है कि अगर आप सही समय सही टाइम पर सही निवेश कब करना है और किस तरीके से करना है, अगर आप उसका पहले से अनुमान लगा लेते हैं तो होने वाले भविष्य के नुकसान से आप बच जाते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छा थॉट है कि नजदीकी फायदा देखने की अपेक्षा दूर का नुकसान देखना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति दूर का नुकसान देख के चलेगा वो हमेशा राइज करेगा। क्योंकि लोग जो सफलता चाहते हैं कि रातों रात सफलताएं मिल जाए, वो संभव नहीं है। वो सफलता आधा एक जीवन नष्ट करने के बाद मिलती है। तो मैंने ये रियलाइज कर रहा हूँ कि बेसिक जो रूल होते हैं वो सभी जगह एक जैसे होता है। जैसे आप ये बोल रहे हो ना, लॉन्ग टर्म देखना चाहिए, तो मैं भी यही बोलता रहता हूँ कि लॉन्ग टर्म देख के इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। तो जो बेसिक रूल है, चाहे वो आप एस्ट्रोलॉजी में हो या इन्वेस्टिंग में हो, वो मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि वो लगभग सभी जगह एक जैसे होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि स्टार्टअप वाले या कंपनी चालू करते हैं वो तो पूछते हैं, जो कोई शेयर में इन्वेस्ट करता है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, वो अगर एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले तो कुछ उसके बेनिफिट हो सकते हैं या उसको कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बिल्कुल। इसमें फाइनेंस के इसमें भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से जो प्लैनेट्स हैं ये बहुत असर करते हैं। खास तौर से जैसे कि जुपिटर, वीनस, मरकरी, गुरु, शुक्र, बुध, ये बहुत इसमें मायने रखते हैं। अगर आपका जुपिटर को और इसके महादशा को, अंतरदशा को और ग्रह गोचर को ये आपने बहुत अच्छा सटीकता से इसको देखा है, तो इसके हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्कुल आपको फायदा होता है। पर अगर आपने इन चीज़ों को उतने अच्छे तौर पर नहीं देखा है तो बिल्कुल आपको नुकसान भी होता है। जैसे जब आप कभी भी किसी चीज़ में, किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई हफ्तों तक उसमें लगातार आप एनालिसिस करते हैं कि कब कब ये मार्केट उठा है, कब कब गिरा है। इस तरह ग्रहों की स्थितियां भी उठती और गिरती हैं। तो जब अच्छा ग्रह जब आपका फायदे में दे रहा है आपको, तब बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको फायदा हो जाएगा। पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका उस समय जुपिटर या वीनस या फिर आपका मरकुरी ये बहुत सपोर्ट करना चाहिए। अगर उस समय अच्छा सपोर्ट नहीं करें तो बिल्कुल रुकना चाहिए। कई बार हम लोगों को गाइड करते हैं जैसे कि अच्छी प्रॉपर्टी लेने में, अच्छा आपका स्टार्टअप स्टार्ट करने में, या नई कोई फैक्ट्री या कंपनी लगाने में, तो कब लगाना है या किस मंथ में लगाना है, किस ईयर में लगाना है, या कब फायदा होगा। इवन आपको घर कब बनाना है, कब घर बनाने से आपके जीवन में एक शांति आएगी। अच्छा। ये बिल्कुल आप एस्ट्रोलॉजिकल देख सकते हैं। ये बिल्कुल उस चीज की चीजों में परफेक्ट बैठता है और करना चाहिए। कई बार देखिएगा जो लोग शेयर बाजार में भी कई बार एकदम शेयर दूसरों के कहने पर अंदाजा लगा देते हैं बिना किसी उसमें कि इसमें कितना हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर बिना उसके आप करते हैं तो बिल्कुल नुकसान संभव है। तो नुकसान से अगर बचना है तो दो चीजों का इसमें होना बहुत जरूरी है। आपका पहला पेशेंस, दूसरा समय। तो समय आप देखिए एस्ट्रोलॉजिकल अपने अनुभव से आएगा, और धैर्य रखिए उसका फायदा लेने के लिए। अच्छा। पर लोगों को ये लगता है कि हमने इन्वेस्ट किया है तो एक साल के अंदर इस सब रिटर्न वापस आ जाए, तो तुरंत संभव नहीं, क्योंकि समय जो है ना, सब कुछ यहाँ टेम्परेरी है। अच्छी न्यूज ये है, और बुरी न्यूज भी यही कि सब कुछ यहाँ टेम्परेरी राइट। तो इसीलिए यहाँ टेम्परेरी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना, परमानेंट होने की नहीं सोचना है। जब आप परमानेंट होने की ज्यादा सोचते हैं तब आप तनाव ज्यादा लेते हैं। उसमें तनाव जहाँ आएगा तो आपकी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो यह परेशानियां स्वयं के लिए नहीं पैदा करनी, इन परेशानियों से आगे निकल के बेहतर करना है। और वो तभी संभव है जब आप में धैर्य है। एक अच्छा धैर्य आपके किसी भी काम को अच्छा करने में पूरी मदद करेगा। एक बहुत अच्छी शायरी भी है कि गलत फैसलों से अच्छा अनुभव आता है। गलत फैसलों से एक अच्छा अनुभव आता है, पर एक अच्छा अनुभव गलत फैसलों से भी बचाता है। राइट सही है सर। तो हर अनुभव यहाँ लेने के लिए तैयार रहना, चाहे फिर वो गलत हो या सही। उससे आप जीवन के इस काल चक्र में अपने आप को कहाँ रखना है ये आप समझ पाएंगे। सही है सर, पूरी तरह से। सर अभी जैसे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट एक पिछले 1-1.5 साल से एक अलग टाइप के दौर से गुजर रहा है, जहाँ जियोपॉलिटिकली बहुत सारी टेंशन्स चल रही हैं। अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, कहीं वॉर चलने लग जाते हैं, कहीं डोमेस्टिक रीजन्स खराब हो जाते हैं। तो ये आपको ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजी में कोई साइन मिल रहा है कि कब से इसमें सुधार हो सकता है, या आगे कुछ और कैसा
आने वाला टाइम इंडिया के लिए कैसा है, ये वॉर जैसे अभी हमारी जो नेबर कंट्रीज हैं वैसा लग रहा है कि वॉर सिचुएशन बन सकता है, तो आपने कुछ इंडिया के फ्यूचर के बारे में कुछ देखा है इस तरह? एक्चुअली इस चीज़ में लोगों को एक अच्छा फ़ायदा ये मिलेगा जो भारत में निवेश आने वाले भविष्य के हैं, जो यहाँ के स्टार्टअप्स हैं और जो लोग अब यहाँ स्वयं ज़्यादातर अब देखेंगे हर कोई फोकस कर रहा है कि उसको भी कुछ ना कुछ काम करना है, बिजनेस करना है, कुछ ना कुछ खड़ा करना है। लोग अब पहले जो एक माइंडसेट था कि हमें एक छोटी सी नौकरी मिले बस नौकरी करनी है, पर अब लोगों का जो माइंड सेट है कि उनको बिजनेस भी करना है, नौकरी को भी वो दूसरी उसमें छोड़ करके निकल रहे हैं। अब हर कोई एक ऐसा काम करना चाहता है जिससे खुद की एक आइडेंटिटी बना सके। और जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आपका 1% आपका हिस्सा भारत के उसके आगे बढ़ने में मदद करता है। अरे मतलब मैंने भी सही किया फिर। बिल्कुल। तो भारत को अकेला भारत एक शब्द नहीं, भारत ये लोगों का देश है। लोगों का देश है। तो भारत को बढ़ाने में यहाँ के लोगों का हाथ होगा। तो यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा कि हम इस भारत को कैसे बढ़ा सकते हैं, और वो तभी संभव है जब आपका जो माइंड सेट है वो काफ़ी ब्रॉड हो सके। क्योंकि जब तक हमने ये सोच रखा है कि हम यहाँ अच्छा एजुकेशन लें और जाके फॉरेन कंट्रीज में वहाँ लोगों को सेवाएं दें, तब तक भारत कहीं ना कहीं पीछे है। पर अगर जिस दिन आप यहाँ पढ़ करके यहाँ के लोगों के लिए अच्छा करते हैं तो भारत के विकास में आप शामिल हैं। और 2026 से लेकर के 2032 का जो समय रहेगा ये भारत के इकोनॉमी का सबसे शानदार समय हो। 2026 से 2032। वाह ग्रेट। 2026 से लेकर 2032 का समय खास तौर से आपके लिए अच्छे स्टार्टअप्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, आपके किसी भी रूप में अच्छे शेयर मार्केट के लिए ये सबसे बेहतरीन समय साबित होगा। और ये युद्ध या बाकी चीजें इन सब से कभी कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। फर्क पड़ना है कि आपका माइंडसेट कैसा है परिस्थितियों को लेकर के। अगर आप गंभीर परिस्थिति में भी बहुत अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ चल रहे हैं तो उस परिस्थिति से भी अपने आप को निकाल करके आप बेहतर अपॉर्चुनिटी का निर्माण कर देंगे और भारत वो कर लेगा। तो जैसे आपने बताया जरूरी नहीं कि देश की सेवा करने के लिए आपको मिलिट्री या आर्मी में होने की जरूरत नहीं, आप अपनी ड्यूटी में रहते हुए भी देश की सेवा कर सकते हैं कहीं भी, कैसे भी, किसी भी रूप में भी। सेवा का अर्थ होता है कि कुछ ऐसा जो आप अपने देश के एक अच्छे भाव के रूप में उसमें कुछ साथ दे रहे हो उसके आगे बढ़ने में। क्योंकि सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, इवन वो एक वृक्ष लगाने के रूप में भी हो सकती है। आज अगर देखा जाए तो हमारे आपके पास समय ही नहीं, हम वृक्ष लगाने के लिए तैयार ही नहीं। आज पुराने समय में जितने लोग वृक्ष लगाते थे, बहुत अच्छा किस्सा भी है कि यहाँ व्यक्ति चलता कैसे, किस चुनौतीपूर्ण स्थितियों से मजबूत बनता और आगे कैसे बढ़ता है। एक बच्चा था, वो अपने गांव जाता है तो वहाँ पे अपने दादाजी के पास जाता है। तो उस दादाजी से उनसे पूछता है कि दादाजी मैं भविष्य में कैसा बनूंगा इंसान। तो बोले कि ठीक है बताते हैं। तो 2 पौधे लेकर के आए। उन्होंने एक पौधा अपने घर के अंदर लगवाया और एक पौधा घर के बाहर। तो पोते से बोला, पोते ने उनसे पूछता है कि ये क्या किया आपने? बोला नहीं, इसका भविष्य ही तुम्हारा भविष्य निर्माण करेगा। तो समझ नहीं पाया कुछ कि ये कैसे हो सकता है। बच्चा कुछ दिन वहां रुक करके वापस चला गया। 7-8 सालों बाद वो फिर से आया तो बहुत उत्साहित होकर के दादाजी के पास जाता है कि वो वृक्षों का भविष्य क्या हुआ, वो भविष्य मेरा निर्धारित करेगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। तो दादाजी लेके जाते हैं अंदर वाले वृक्ष को दिखाने। तो बहुत खूबसूरत और सीधा सा लंबा सा बढ़ चुका होता है। थोड़ा खुश होता है कि देखिए वाला वृक्ष मैंने लगाया था, ये बहुत अच्छा और बड़ा हो गया है। तो वो बाहर भी लगाया था, उस वृक्ष का क्या हुआ? तो दादाजी उसको वहां भी लेके जाते हैं। जो बाहर वृक्ष था तो विशाल फैल चुका था, बहुत बड़ी अवस्था में। तो बच्चा आश्चर्य हुआ कि अंदर वाला वृक्ष बहुत सीधा सा है और बहुत पतला दुबला सा है, और बाहर वाला वृक्ष इतना विशाल कैसे कि लोग इसके नीचे बैठ के छाया भी ले रहे। तो उनके दादाजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो वृक्ष हो या व्यक्ति, चुनौतियों को झेलेगा, उसने बारिश झेली, आंधी झेली, धूप झेली, तकलीफ झेली, तो वो ताकतवर होके विशाल हो गया। और अंदर वाले ने सब नहीं झेला तो उतना ही सीधा और कमजोर हो गया। सही है। तो जितनी बड़ी चुनौती होगी आप उतने ही मजबूत और उतने ही बेहतरीन हो जाएंगे। और जितनी चुनौती कम होगी आप उतने ही कमजोर निकलेंगे। तो जब भी चुनौती, नई टारगेट, नए आपको मिले तो खुश होइए कि एक नया आपको जीवन निर्माण करने की ताकत मिली। पर लोगों को ये समझना होगा कि चुनौती से घबराए नहीं, उस चुनौती को स्वीकार करें। लोग चुनौती स्वीकार नहीं करते, उनको लगता है कि इजी लाइफ होनी चाहिए, कि हमने अगर इन्वेस्टमेंट भी किया है तो उसका रिटर्न 6 महीने में तुरंत ही दिखना चाहिए। संभव कैसे हो सकता है? एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्होंने यही सोचा है 20 साल के लिए, लेकिन उनको
कभी कभी तो 20 दिन बाद ही रिजल्ट देखना होता है कि कैसा क्या है, अभी कितना ग्रोथ किया, कैसे रहेगा। मेरा मानना है कि मनुष्य को अगर अच्छा होना है हाँ तो आपकी जो मोमबत्ती होती है, हाँ। तो मोमबत्ती को आप जलाएंगे, उसको बुझा देंगे, पर अगरबत्ती को जला के बुझाएंगे तो उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो जीवन जलने के बाद ही महकना चाहिए। जीवन का किरदार ऐसा निभाइए कि पर्दा गिरने के बावजूद भी तालियां बजती रहे। ग्रेट सर। और उसके लिए आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत निरंतरता के साथ और बहुत धैर्य के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। और तब जाके जब ये 3 आपकी की बनेंगी, तब जाके जीवन के एक अच्छे पड़ाव पर आप खड़े हो पाएंगे और लोगों को अच्छा वहाँ दिशा निर्देश कर पाएंगे। और एस्ट्रोलॉजिकल भी यही चीज होती है कि अगर आपके साथ कोई जुड़ा है तो उसके जीवन के वो टारगेट, वो जो चाहता है उसको दीजिए। अगर वो वही चौराहे में घूम रहा है और उसको भी आप वहीं घुमा रहे हैं तो इस सब का कोई मतलब नहीं है। कई दफा हम देखते हैं कि कई लोग बहुत सारे उपाय, रेमेडीज बताते हैं, लोग करते भी क्योंकि उनकी मजबूरियां भी और उनको चाहिए भी, क्योंकि हर कोई अपने प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन चाहता है और बहुत परेशान रहते हैं। लोगों को हम देखते हैं कि सॉल्यूशन शायद इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि वो अपनी मेहनत से बचना चाहते हैं। उनको लगता है कि छोटा उपाय करके कुछ बड़ा रिजल्ट मिल जाएगा, जबकि बड़ा रिजल्ट तभी मिलेगा 30% आपके भाग्य का है और 70% आपकी मेहनत का है। जब मेहनत अच्छी होगी तो उस मेहनत से भाग्य निर्माण हो जाएगा, पर भाग्य से कभी मेहनत का निर्माण नहीं होता है। सर मुझे लगता है कि आपकी एस्ट्रोलॉजी हमारे क्वेश्चन भी पहले ही पढ़ लेती है। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि हार्डवर्क और लक किसी के सक्सेस में कितना % रोल अदा करता है? अगर आप मेहनत करते हैं और निरंतरता है आपके मेहनत में, तो मेहनत से एक अच्छे कर्म का निर्माण होता है। जब अच्छा कर्म निर्माण होता है तो पूर्व जन्म में कुछ पुण्य जो संचय होते हैं और अच्छे कर्म, तो इसका आपको फल अच्छा मिलता है, उससे भाग्य का निर्माण हो जाता है। तो जो कर्म अच्छा कर रहा हो, अच्छे सही तरीके से ईमानदारी से चल रहा हो, उसके विजन्स बहुत क्लियर हो कि ये पाना है, ये करना है, सही तरीके से चलना है, तो बिल्कुल उसमें भाग्य का सपोर्ट मिलता है। तो जैसे आपको तैरना आता हो और नदी पार करना हो तो आप बिल्कुल पार कर लेंगे, पर एक अच्छी मेहनत लगेगी, पर पार कर लेंगे। पर वहाँ भाग्य ने काम किया, एक किस्मत से नाव आ गई, उस नाव में आप बैठे और आसानी से आप पार कर गए। तो भाग्य का काम सिर्फ नाव देना है, बाकी नदी अगर पार करनी है तो मेहनत से करनी पड़ेगी, पर उसके लिए आपको तैरना आना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ भाग्य और कर्म में देखना है तो कर्म आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल भाग्य से आपको भोजन मिल रहा है पर आपको खाने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, राइट है ना। तो एक बहुत अच्छी इसमें एक वर्ड भी है, शायरी है एक बहुत अच्छी, कि जो व्यक्ति यहाँ सुकून चाहता है ये जीवन उसके लिए कभी नहीं, यहाँ सुकून नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ भेजे ही गए हैं सुकून नहीं मिलने के लिए। जितना आप अपने सुकून को आप चाहेंगे आप उतने बेकार चीजों में चले जाएंगे और आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर वाकई आपको यहाँ सुकून चाहिए तो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को इतना ऊंचा उठा दीजिए कि वो क्षेत्र आपके नाम से जाना जाए। ग्रेट सर। इसी में की शायरी है कि आंधियों को जिद है जलते हुए दीपक को बुझाने की, तो अगर है ऐसा तो हमें भी जिद है उसी हवा में दीपक जलाने की। तो व्यक्ति को जिद्दी होना चाहिए कि ये करना है तो करना है, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, अपने कर्मों के आधार पर उस चीज से अपने आप को ऊपर उठाना है। और जब अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे भाग्य का निर्माण होगा, वो भाग्य आपको ऊपर तक लेके जाएगा। सर बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमें मालूम होता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, यही करेंगे तो हो सकता है मैं जो मुझे मिल रहा है उससे ज्यादा मिल जाएगा। पूरी प्लानिंग करते हैं फिर भी वो काम नहीं कर पाते जो मालूम है ये करेंगे तो हो जाए। तो इसके पीछे कोई ग्रह नक्षत्र होते हैं या फिर क्या, या भाग्य होता है? ग्रह नक्षत्र भाग्य वही है कि इसमें कई बार क्या होता है कि अगर आपके सारे ग्रह जो हैं, सारे ग्रह आपके सूर्य हैं, चंद्र हैं, मंगल है, बुध है, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सब का आपके ऊपर पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है। कि अगर सूर्य आपका अच्छा है तो सूर्य सुबह उग जाता है, तो आप सूर्य उगने का मतलब ये कि आप भी सूर्य की तरह जल्दी उग जाइए, उठ जाइए। पर हमें सोने ही 10-11 बजे तक सूर्य आधा निकल गया, तो अगर आपके अंदर आलस्य है तो आप आगे अच्छा नहीं कर सकते, आप कितना भी कर लीजिए। और अगर आपको किसी अपने पिता या दादा की वजह से कुछ समय के लिए अच्छा मिला हुआ है तो इन सब के आपके कर्मों की वजह से वो भी आपसे चला जाएगा। चंद्रमा है तो रात में अच्छी नींद लेने के लिए, पर आज लोग रात में 12 बजे तक सोते हैं, काम करते हैं और दिन में सुबह तक ज्यादा लेट तक सोते हैं।
तो आपने अपने प्लैनेट्स को यहीं से खराब करना शुरू कर दिया एक्चुअली। आपका ब्लड जो है वो मंगल देख रहा है, आपकी नसें हैं वो बुध देख रहा है, आपका चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति देख रहा है। तो सारे ग्रहों में आपकी मौजूदगी है। हाँ। तो अगर अपनी इस मौजूदगी को बेहतर करना है तो इन ग्रहों के हिसाब से आपको जीवन को चलाना भी पड़ेगा। अगर आप इन जीवन को अपने ग्रहों के हिसाब से अपने टाइमिंग को अच्छा बेहतर कर लेते हैं, हाँ। अपने सिद्धांतों पे अच्छा चलते हैं, हाँ। तो इस सिद्धांत के बल पर अगर कोई बुरी भी चीज हो या बुरी जगह से भी आप निकले हो, अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। इसके कई सारे एग्जाम्पल भी हैं। धीरू भाई अंबानी हाँ, बहुत कम जगह से निकले और आज पूरे देश में सबसे बड़े व्यापारी के रूप में। आपके अडानी बहुत छोटी जगह से निकले, तो वो भी छोटी जगह से ही निकले। कई बार आपने पेपर में सुना होगा कि कभी कोई ऐसा बच्चा है जिसने, उसके फादर रिक्शा वाले हैं और उन्होंने पूरा इंडिया टॉप कर लिया इस सब्जेक्ट में। बिल्कुल। तो आप गलत परिस्थितियों में जरूर हैं, हाँ। अच्छी परिस्थिति के जन्मदाता आप बन सकते हैं। राइट, ट्रू। गरीबी में आपका जन्म हुआ, ये आपकी गलती नहीं थी, पर गरीबी में अगर आपकी मृत्यु हो रही है तो ये आपकी गलती है। जन्म आपके हाथ में नहीं था, हाँ, लेकिन पर गरीब अगर होकर के आप मृत्यु में आप मिल रहे हैं तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी गलती। तो यहाँ अगर आसमान आपको छूना है तो पतंग की तरह बहुत मजबूती से उड़ना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी जब पतंग का आप देखेंगे, जब आंधी चलती है तो आंधियों में कागज कचरा सब ऊपर हवा में उड़ जाता है, पर जैसे ही आंधी बंद होगी ना तो कचरा कागज सब नीचे आ जाता है। वो कागज कचड़े का अच्छा थोड़े से समय के लिए भाग गया और किस्मत से वो उड़ गए। राइट। पर टैलेंट नहीं था, कुछ कला नहीं थी, तो नीचे भी गिरे। राइट। पर पतंग में उड़ने का हुनर है, उसके अंदर वो कला है। हाँ। उसको किसी आंधी या हवा की उतनी आवश्यकता ही नहीं है। वो एक बार उड़ेगी तो आकाश में टंगी रहेगी। तो जब आपकी किस्मत साथ न दे तो अपने साथ अपना एक हुनर रखिए जिसके बल पर आप हमेशा आसमान में टिके रहें। तो किस्मत तो कभी कभार आएगी, हाँ। पर हुनर आपके साथ जीवन भर रहेगा। हाँ। हुनर कोई आज के टाइम पे स्किल बोलते हैं, तो कोई अच्छा स्किल सेट होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। सर, नक्षत्र के हिसाब से और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सही सोने का और जगने का टाइम क्या होता है आपके हिसाब से? देखिए, अगर देखा जाए तो नक्षत्र और ग्रहों के हिसाब से अगर सुबह आप उठते हैं तो 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। और इसलिए भी इसको ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं क्योंकि इस समय जो जहाँ होता है ये बहुत शांत होता है। इस समय जो आपका सोचने की तर्क शक्ति हो सकती है, मेडिटेशन करने का जो समय हो सकता है, शांत माहौल में बहुत अच्छा होता है। और जैसे ही सुबह 6-7 बजे आप देखेंगे तो कभी आपकी गाड़ियों के हॉर्न या बाकी जगहों की जो आपका डिस्टरबेंस होता है उससे आप वो ध्यान नहीं लगा पाते। तो ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बोला गया है कि इस समय में आपका जो माइंड सेट होता है वो ब्रह्म के समान होता है, एकदम शांत, जिसमें बहुत सारी चीजों का आप निर्माण कर सकते हैं। ब्रह्मा को निर्माण के लिए माना जाता है। तो आपका दिमाग भी उस समय निर्माण की गति में होता है, जिसमें आप सोच को, विचारों को, बहुत सारी चीजों को निर्माण दे सकते हैं, अच्छी प्लानिंग्स कर सकते हैं। तो इस सोने के समय में जो आज सोचते हैं कि जल्दी सोना जल्दी उठना, इस चीज का इसका बहुत फर्क पड़ता है। और यही फर्क अगर चंद्रमा है तो रात के समय में जल्दी आ जाता है। इसलिए कभी भी आप चाइनीज को देखेंगे तो 5:30 के पहले भोजन ले लेते हैं, ताकि पाचन शक्ति समय से पच जाए, और जल्दी 9 बजे सो जाते हैं ताकि सुबह आपका 4 बजे उठ जाए। इसलिए देखिएगा उनका जीवन बहुत लंबा, बहुत अच्छा और स्वस्थवर्धक चलता है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो आपका दिमाग अपने आप स्वस्थ होगा, और दिमाग तभी स्वस्थ होगा जब आपकी बाकी चीजें आपकी सिद्धांतों के आधार पर चल रही हैं। राइट। तो सिद्धांत पर ही आपको होना पड़ेगा। हाँ। सर, अभी अपना ये डिस्कशन एक नेक्स्ट दौर में पहुंच गया है जहाँ पे रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चन हैं जिनका एक सिंगल लाइन आंसर आपसे चाहेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। आपकी फेवरेट किताब कौन सी है सर? किसी भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक है, हाँ। वो मुझे बहुत पसंद है। ओके। क्योंकि वो सिखाता है कि आपको जीवन में पॉजिटिव कैसे रहना है, हर विपरीत परिस्थितियों में भी, और जो आप अट्रैक्ट करते हैं बिल्कुल आपको मिलता है। हाँ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बिल्कुल फॉर्मूला हर किसी के जीवन में है, पर लोग इसको समझ नहीं पाते। ओके। सर, कोई ऐसी पर्सनालिटी या कोई क्लाइंट जिससे मिलके आपको बहुत अच्छा लगा हो? आपसे मिलके तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन उससे मिलके आपको अच्छा लगा हो, ऐसा कोई अभी तक मिला हो? बिल्कुल, कई ऐसे लोग हैं, काफी लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे मिलके मुझे काफी अच्छा कुछ मुझे भी सीखने के लिए मिलता है। तो मेरे काफी क्लोज हैं, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जज हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। ओके। मैं शुरू से जब से उनसे मुलाकात मेरी हुई, तो तब जब मुलाकात हुई तो एक अलग था, उनसे जब जुड़ाव होता गया तो उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ देख के सीखा कि मेहनत आपको कहाँ तक लेके जा सकती है। बस वो मेहनत में आपके ऑनेस्टी हो और आप में ईमानदारिता हो,
तो आप इस चीज़ में बहुत अच्छा जा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर की तरह है मेरे। और काफ़ी उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, तो मुझे इस मामले में बहुत पसंद है। सर, एस्ट्रोलॉजी और एआई किसका फ्यूचर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको? एक्चुअली एआई को आपने निर्माण किया है, हाँ। एस्ट्रोलॉजी को आपने निर्माण नहीं किया है। राइट। एस्ट्रोलॉजी हमेशा से है, ये ग्रह नक्षत्रों का निर्माण आपने नहीं किया है, हाँ। ये पहले से है, हाँ। सूर्य पहले से है, चंद्रमा पहले से, हाँ। जुपिटर पहले से, वेनस पहले से, हाँ। मरकरी पहले से, हाँ। इसको आप एआई के थ्रू निर्माण नहीं कर सकते, पर एआई को आपने जनरेट किया है। तो जो चीज जनरेट की होती है वो कभी भी फेल हो सकती है पर जिसको पहले से बनाया गया हो, जिसको ईश्वर ने बना के रख दिया हो, और जो इस संसार को चला रहा हो, उसको फेल नहीं कर सकते कभी भी। तो एस्ट्रोलॉजिकल हमेशा आगे रहेगा। एआई आपकी बौद्धिक क्षमता को एक परख सकता है, चीजों का एक अनुमान लगा सकता है, पर वो फिक्स नहीं कर सकता है। पर जिस तरह से जन्म आपका मृत्यु ये आपके हाथ में नहीं है, हाँ। इसी तरह आपकी ज्योतिष गणनाएं या बाकी चीजें, इससे एआई ऊपर नहीं जा सकता है कभी भी। सही है सर, ट्रू। सर, सुबह की शुरुआत आप किस चीज से करते हैं? सुबह की शुरुआत थोड़ा सा जो मुझे सबसे बेहतर लगता है, तो मैं चूंकि काफी हनुमान जी में फेथ रखता हूँ, तो मैं हनुमान मंत्र का सुबह उठते ही जाप करता हूँ। और चूंकि कलयुग में आपका जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली वो मंत्र जाप है, तो मंत्र जाप से अपने अपने शरीर में एक अच्छी ऊर्जा डालते हैं आप। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किस जगह में और कैसे हैं। मंत्र जाप आप किसी भी अवस्था में कैसे भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र जाप से आप सिर्फ एक ऊर्जा का संचार करते हैं। और जब उस ऊर्जा को आप लेते हैं तो आपके अंदर एक अच्छी सुबह से लेकर शाम तक के लिए एनर्जी डेवलप होती है। तो कम से कम जब आप जनरेटर हो जाएंगे तो दूसरों को उजाला दे पाएंगे। तो जनरेटर होने के लिए आपको भी अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, जनरेट। तो सुबह मैं मंत्र जाप करता हूँ। सर, ये आपका क्योंकि आध्यात्मिक पक्ष भी बहुत बड़ा है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, तो आज के टाइम पे मैंने देखा, जैसे मेरे फादर से बात हो रही थी, जिनकी एज अभी 75+ है, वो बोल रहे थे कि अभी वो वृंदावन हाल ही में गए, तो बोल रहे थे कि जो उनके टाइम पे जितने लोगों में फेथ और ये अध्यात्म था, उससे बहुत ज़्यादा अभी है। मतलब उनका कहना है कि आज से 10-20 साल बाद अगर ऐसे ही चलता रहा तो कलयुग खत्म हो जाएगा। तो सर, अभी लोग जो खास करके जो यंग जनरेशन है वो बड़े आध्यात्म की तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं। लोग इतने अध्यात्म की तरफ क्यों जुड़ रहे हैं? उससे जुड़ के उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि हाँ जुड़ना चाहिए, या जो जुड़ जाता है वो जुड़ा रहता है? ऐसा आपके हिसाब से? एक्चुअली जो पुराने लोग हैं, पुराने लोगों को सही से अगर उनको अध्ययन करेंगे, पुराने लोग बहुत छोटा भी कमाते थे तो उसमें भी जीवन को बहुत अच्छे ढंग से निकालते थे, और बहुत खुशी से जीवन जी करके अपनी सारी यात्राओं को पूरी करके यहाँ से जाते थे। लेकिन जो आज के समय में है, आज के समय में लोगों के अंदर हर चीज को लेकर के भूख बहुत ज्यादा है, और भूख को शांत करने का तरीका ही सिर्फ अध्यात्म है। और जो अगर आपके यंगस्टर्स जो नए आ रहे हैं, अगर ये अध्यात्म से जुड़ रहे हैं तो गलत आदतों से बच सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म आपको सही और गलत का चयन करना सिखाता है कि मेरे लिए सही क्या और गलत क्या हो सकता है। विवेक डेवलप करता है कि ये तो अगर आपके अंदर एक अच्छा विवेक है तो आप ये बच सकेंगे कि मुझे मेरे लिए वो नशा जरूरी है कि नहीं, मेरे लिए किस व्यक्ति की आवश्यकता है कि नहीं, कहाँ मुझे किसके साथ अपना समय बिताना है या नहीं। तो अगर आपके अंदर विवेक आ गया तो अपने जीवन को आप बहुत दुर्घटनाओं में घटित होने से बचा सकते हैं। तो अध्यात्म आपको बारिश की तरह है, जो बारिश होता है, बारिश गिरती है तो बारिश से आप बच नहीं सकते हैं, भीगेंगे, लेकिन अध्यात्म छाते की तरह आपको बचाएगा। राइट। तो हो सकता है कि उस अध्यात्म से, उस छाते से आपका पैर भीगने से बचे नहीं, पैर आपके भीगेंगे, लेकिन बाकी शरीर आपका बच जाएगा। तो अध्यात्म आपको बाकी बुराइयों से बचाने का काम करता है। जो बहुत सारी चीजें ऐसी है जहाँ आपका जाके जीवन खराब हो सकता है, नष्ट हो सकता है, अध्यात्म आपको वहां से बचा करके सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो बिल्कुल आजकल के जो भी युवा है उनको कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। यह अध्यात्म उनको आगे बढ़ने में बहुत इनके लिए अच्छा काम करेगा और मील का पत्थर साबित होगा। जिनके जीवन में अध्यात्म नहीं है वो डिप्रेशन में है, दवाइयाँ खा रहे हैं, तकलीफ में है, गलत आदतों में पड़े हैं और परेशान है, और फिर बाद में बोलते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। यहाँ भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान ने आपको जन्म दिया था एकदम खाली, आपको यहाँ अच्छी चीजों को भरना चाहिए था, पर आपने भरा क्या, अच्छी की जगह गलत चीजों को। तो जब गलत चीजों को आपने भरा तो गलत चीजों का रिजल्ट भी आपको भोगना है। जिन लंग्स में ऑक्सीजन जाना था वहाँ स्मोक जा रहा है तो लंग्स खराब होंगे ही। तो भगवान ने तो सब कुछ आपको अच्छा दे के भेजा, उसको नष्ट हमने किया।
तो उस चीज से अध्यात्म आपको बचा ले जाता है। तो आध्यात्मिक होना बिल्कुल जरूरी है। हाँ, सर टी या कॉफी क्या प्रेफर करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं पीता। चाय और कॉफी शायद मैं इसलिए नहीं पीता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि ये कोई भी ऐसी चीज, पेय पदार्थ आपको बेहतर कुछ नहीं दे सकते। अगर आपको इस समय में कुछ अच्छा पीना है तो सीखते रहिए कुछ ना कुछ नया। अपने इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार आपके अंदर आपने रखा हुआ है, वो है आपका दिमाग। इस दिमाग ने इतने बड़े बड़े परमाणु हथियार बना दिए। इस दिमाग ने एक छोटे से पैसे वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा वाला पैसा बना दिया। ये दिमाग सब कुछ करा सकता है। तो खाली समय में चाय कॉफी पीने से अच्छा दिमाग को और चलाइए। तो दिमाग जितना चलेगा उतना अच्छा और नया निर्माण दे देगा। तो नए निर्माण के लिए जरूरी है कि दिमाग को चलाइए, उसको आराम कॉफी या चाय से नहीं देना है। पर हमें लगता है कि चाय या कॉफी से हमें आराम मिलता है, इससे कोई आराम नहीं मिलने वाला। ग्रेट सर। तो सर जैसे आपका नाम एक ब्रांड है, मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि मैं 2-4 लोगों से जिसके आपके बारे में डिस्कस किया, वो ज्यादातर लोग जानते हैं जबकि वो उतने ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को मानते नहीं। फिर भी बहुत सारे सेलिब्रिटी आपसे मिलते रहते हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स आपसे मिलते रहते हैं। तो सर ऐसा ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या कैसे इतना ट्रस्ट डेवलप करें कि सामने वाले को लगे कि हाँ, अगर वाकई आपको ब्रांड बनाना है अपने आप को, अपनी चीजों के प्रति आपका ध्यान बहुत होना चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर अपने काम के प्रति आप ऑनेस्ट हैं तो अगर आप काम को ईमानदारी से करेंगे तो काम भी आपको पे करना शुरू करेगा। और पे वो अकेला फंड आपके या मनी रूप में नहीं होता है, पे होता है ट्रस्ट के रूप में। लोगों का आपके ऊपर भरोसा बढ़ता है। जिस तरह से देखिए कि आज मार्केट में बहुत सारे फोन हैं, पर हर किसी को कौन सा फोन चाहिए? आईफोन चाहिए। आईफोन चाहिए। कई बार देखते लोग, कई सुनने के लिए मिलता है कि किसी ने किडनी बेची पर आईफोन खरीद लिया है ना। तो उस आईफोन में ऐसा क्या था? उसने अपना ट्रस्ट बिल्डअप किया लोगों के प्रति, ऑनेस्टी के साथ। आज भी अपनी चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो ईमानदारी से बढ़ा तो आज पूरी दुनिया में राज कर रहा है। दूसरा आप में होना चाहिए, जिस काम में है आप, उस काम में आपकी निरंतरता होनी चाहिए कि उस काम में कभी भी अपने ब्रेक नहीं लेना है। उस काम को बस करते रहिए। ये नहीं सोचना है कि हम कितनी बार फेल हो रहे हैं, कितनी बार नीचे जा रहे हैं, बार बार आगे जाइए। जब लगातार आप बढ़ने की कोशिश में रहते हैं तो एक दफा समय आपका ऐसा आएगा कि 100 कोशिशें अगर नाकाम होगी तो एक ऐसी आखिरी कोशिश निकलेगी जहाँ सारी चीजें आपकी बेहतर कर जाएंगी। कभी भी जब ताला नहीं खुल रहा हो एक चाबी से, तो चाबियों के सारे गुच्छों की चाबियां एक बार जो गुच्छे में होती हैं उनसे एक बार कोशिश करिए, क्या पता कौन सी वो आखिरी चाबी हो जो ताला खोल दे। राइट। पर तब तक आपके अंदर वो निरंतरता होनी चाहिए। और तीसरा, किसी भी रूप में धैर्य। आपके अंदर एक बहुत अच्छा धैर्य होना चाहिए हर चीज के प्रति। अगर हम ये सोचते हैं कि बिना धैर्य के कुछ यहाँ मुकाम हासिल हो सकता है तो संभव नहीं है। तो आपके जीवन में अगर आपको ब्रांड अपने आप को बनाना है, कुछ बेहतर करना है, तो सबसे अच्छी सोच रखिए ईमानदारिता की, कि जिसके लिए कुछ करना है अच्छा करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है, कभी कुछ गलत सोच विचार के साथ नहीं करना है। दूसरा, आपको अपने काम के प्रति नया सीखने के लिए निरंतरता होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हर चीज यहाँ बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, इसी तरीके से ग्रह नक्षत्र भी बदलते हैं। तो इन चीजों को समझते रहना, इनको ध्यान से देखना, पकड़ना, फिर इन चीजों का अनुभव, और उस अनुभव से किसी के जीवन को बदलना, वो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ईमानदारी, निरंतरता और फिर धैर्य। अगर हम ये सोचें कि नहीं मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन गया हूँ या मैं लोगों के लिए इतने लोगों से कनेक्ट हुआ, बहुत हो गया है, नहीं। आप हमेशा अपने आप को बहुत छोटा ही मान के चलिए। बहुत बड़े शब्द कोश में जो मैं होता है ना, बहुत छोटा सा शब्द है, पर अगर वो मैं हमेशा बना रहे तो शब्द कोश में फिर दोबारा कभी मिलता नहीं है। सही है। तो मैं से सीधा हम की ओर आइए। आप हमेशा दूसरों के लिए बेहतर करें, प्रेरित करें। ये कोशिश करें कि जिस क्षेत्र में, जिस जगह में, जिस पोजीशन में आप हैं, वहाँ दूसरों को लाने की कोशिश करें कि वो भी वहाँ तक आए, सफल होकर के आए, ताकि वो भी आपको ये जान पाए कि इस व्यक्ति से हमें कुछ सीखने के लिए मिला और कुछ न कुछ सही, पर हमें थोड़ा सा सही पर इनके जैसा होना है। तो अगर किसी के जैसा बनना है तो उस जैसा बनने के लिए आपको स्वयं में बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये 3 गुण है। तो सर आपका जैसे आपने ये बताया, उसके हिसाब से हमने भी एक इनिशिएटिव लिया है। जैसे मैंने
एम मनी जब स्टार्ट किया था, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ से मैं पहले SBI कैप सिक्योरिटी में एज ए क्लस्टर मैनेजर था, वहाँ पे ये वेल्थ देखता था। तो वहाँ पे एक नीड फील हुई कि लोगों को पर्सनलाइज जो गोल बेस्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग जो होता है वो उसका बहुत कमी थी। ज़्यादातर लोग जो नियर एंड डियर्स में इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनको कोई लाइफ इंश्योरेंस पकड़ा देता है, कोई मतलब एक सही टारगेटेड प्लान नहीं था। तो इस नीड की फील किया, तो फिर मैंने ये कंपनी स्टार्ट की और वहाँ से धीरे धीरे ये जर्नी स्टार्ट हुई। अभी हम आपको 350 करोड़ का ये मैनेज करते हैं, जो हम समझते हैं कि अभी एक स्टार्टिंग है और इस जर्नी को बहुत आगे तक ले जाना है। तो अभी यहाँ पे आके, क्योंकि मुझे हाल ही में 14 अगस्त को इस मार्केट में 15 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब से मैं इस फील्ड में हूँ, मतलब मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब मेरी पहली जॉब इसी फील्ड में थी। तो मैंने ये 15 साल कंप्लीट होने पे एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे जो मैंने सीखा है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन सिखाना नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैंने सीखा है उनको अपने इन्वेस्टर्स तक, अपने जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुँचाने के लिए हमने कुछ फ्री कोर्स डेवलप किया है। ऐसे कोर्स जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के 50-60 हज़ार 1 लाख 2 लाख में देते हैं, वो सारी चीज़ हम फ्री में सिखाएंगे एक प्लेटफॉर्म बना के, जिसमें हम टेक्निकल फंडामेंटल वो सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो वो हमने एक इनिशिएटिव लिया है। दूसरा सर, ऐसे बहुत सारी और चीज़ें जो आप एडवाइस करेंगे एम मनी के फ्यूचर के लिए, जहाँ पे हम एज ए कंपनी एज ए फैमिली ग्रोथ करते जाएं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स फर्स्ट पॉलिसी को अपनाते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। तो ऐसे कोई अगर सजेशन आप देना चाहें ये मनी को आगे बढ़ने? बिल्कुल, एक्चुअली जो आप काम कर रहे हैं और ये बहुत, एक तो पहला मेहनत का काम है और विश्वास का काम है। राइट। क्योंकि जो भी व्यक्ति है आपके साथ जुड़ करके कुछ अपनी कमाई का हिस्सा दे रहा है, हाँ, उसने वो बहुत मेहनत से अर्जित किया। राइट। और मेहनत की अगर कमाई कोई आपको दे रहा है तो बहुत विश्वास के साथ दे रहा है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि डिसीजन डिसाइड डेस्टिनी। सही समय पर किया गया सही निवेश वो सामने वाले के डेस्टिनी को निर्धारित कर देता है। राइट, ट्रू सर। तो अगर आप कभी भी सामने वाले के जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने आपके ऊपर इतना भरोसा किया कि आपके ऊपर 350 करोड़ लगा रखे हैं, तो 350 करोड़ का अगर आप उनको 650-700 करोड़ करते जाते हैं, तो उन लोगों का विश्वास ये बढ़ेगा कि इस व्यक्ति के साथ हमें जीवन पर्यंत चलना है। क्योंकि इनको ये भरोसा होगा कि इन्होंने हमें हमेशा हमारे पैसे को बेहतर किया और बढ़ा के दिया है। तो जहां आपका विश्वास उनको देने का है, उनके पैसे को बेहतर सुरक्षित रखने का है और सही समय पे सही डेस्टिनी अगर निर्धारित करनी है तो सही समय पर निवेश करने का है। राइट। और इस चीज में आप ही माहिर है, क्योंकि आपके ऊपर ही सब कुछ लगा हुआ है दाव। तो अगर आप ये करते हैं तो बिल्कुल आप हमेशा ग्रोथ भी करेंगे, आपके क्लाइंट्स भी ग्रोथ करेंगे, और जब क्लाइंट्स ग्रोथ करेंगे तो नेचुरल है कि आप ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है और एक साथ चला जा सकता है। तो हमेशा टीम वर्क की तरह ही काम करें। अगर किसी क्लाइंट ने विश्वास करके आपके अंदर ये फंड दिया है आपको कि भाई लगाना है, तो ये नहीं सोचना है कि वो किसी क्लाइंट का फंड है, वो हमारा फंड है, वो आपका फंड है। उस फंड को अब आपको उसमें बेहतर करके देना है, ताकि उसको ये विश्वास हो सके कि मेरा पैसा सुरक्षित जगह पर है, सुरक्षित हाथों पर है। क्योंकि पैसा कमाना बहुत तकलीफ का काम है। हाँ, और बहुत मेहनत के बाद लोग आपके ऊपर विश्वास करके पैसा देते हैं। हाँ, तो उसको सुरक्षित रखना भी आपका काम। हाँ, बेस्ट पोटेंशियल जो उसके पैसे के साथ उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो बेस्ट रिटर्न हो सकता है, बेस्ट पोटेंशियल कैपिटल प्रोटेक्शन हो सकता है, वो अपनी स्किल के हिसाब से बेस्ट प्रोवाइड करना। क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था SIP, और फर्स्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई तो मैंने आपसे बोला था कि पहले मैं आपका कोई हॉरोस्कोप देखूंगा, तब जाके फिर बताता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने आपका हॉरोस्कोप चेक कर लिया और मैंने देखा कि इनमें पोटेंशियल है काम करने का और ऑनेस्ट है, तब जाके मैंने आपको अपने काम में ज्वाइन किया। यस सर। तो मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो इस चीज का आपको फायदा मिल जाता है कि कौन सा व्यक्ति आपको सही राह दिखा सकता है और किस राह में आपको फायदा हो सकता है। तो इसलिए सही जगह हमने आपको तब पकड़ लिया था। सर, लास्ट के लिए हमने बहुत ही सॉफ्ट नोट पे एक क्वेश्चन रखा है, जिसका आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं। मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आप इंडिया के सबसे महंगे एस्ट्रोलॉजर हैं। तो आप सर कितने महंगे? अगर कोई आपसे एस्ट्रोलॉजी कोई मान लो कुंडली दिखाना चाहता है तो उसका क्या फीस होगा, अगर आप बताना चाहें तो? मेरी एक्चुअली फीस जो है वो अलग अलग लोगों के अलग अलग हिसाब से चलती है, जो कि थोड़ा सा लैक्स में चलती है। अच्छा। तो लैक्स में पूरा लैक्स में भी नहीं, लैक्स में चलती। तो उसमें रहता है
और मुझे लगता है कि अगर वाकई आपको बनना है तो सबसे बेस्ट बनिए। आम बनने का कोई फायदा नहीं। राइट। क्योंकि आम भी मौसम पे आता है फिर बेमौसम चला जाता है। तो बेस्ट बनना है हमेशा के लिए, जो हमेशा आपके साथ जुड़ के रहे। तो अगर आपको अच्छी जगह रहना है, अच्छे लोगों के लिए काम करना है, तो अच्छे लोगों को वो ऊंचाई उनकी देनी पड़ेगी जो वो चाहते हैं। फिर जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो लोग हायर पे करते हैं अगर आप पे लेने लायक हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप आईफोन लेते हैं 1.5 लाख रुपए का है, बाकी फोन भी 10-10 हजार के आते हैं, पर आपको आईफोन ही क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें कुछ तो आपको लगता है कि इसमें कुछ बात है। तो अगर आप में कुछ बात है तो आपकी कभी भी कोई प्राइस नहीं हो सकती। जो आप फिक्स करेंगे वही प्राइस है। और बिल्कुल आपको प्राइस मिलेगी। इस बात से कॉन्फिडेंस लगा सर कि आपने बोला कि आपने हॉरोस्कोप देखा और आपने इन्वेस्टिंग जर्नी चालू की। तो ये मेरे लिए अपने आप में बड़ा सेटिस्फेक्शन देने वाला है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा है। तो मुझे और आत्मविश्वास रखना चाहिए अपने साथ। और अपनी तरफ से सर मैं ये बेस्ट जो हमारा स्किल है उसका बेस्ट दूंगा। इस बात का पूरा अभी से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ना केवल आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी जो भी हमारे साथ जो जुड़ा है उनके लिए। जैसे अगर जो मेरे पास पैसा है मैं उसको इस समय कहाँ लगा सकता हूँ, क्या बेस्ट पोटेंशियल रिटर्न विथ रिस्क एंड रिवॉर्ड जो क्या है वो जैसे मैं समझता हूँ वैसे सामने वाले को समझा के, तो उसके लिए जो अच्छा हो सकता है वो हम जरूर करेंगे, अपना पूरा बेस्ट देंगे। और हमारी जो पॉलिसी है क्लाइंट फर्स्ट, वो हमेशा क्लाइंट फर्स्ट ही रहने वाली है। हम एम मनी को कभी भी फर्स्ट में नहीं लाएंगे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल होना चाहिए। इसमें एक बहुत अच्छा छोटा सा उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूँ। कभी भी जब आपको लगे कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और ऐसा कुछ आपके लिए बोल रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा जवाब है। किसी के लिए भी वो कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। एक बार एक पिता और पुत्र अपने काम के लिए एक गधा परचेस करने के लिए गए। तो जब वो गधा खरीद के लाए तो मार्केट से अपने गांव जा रहे थे, तो पिता ने अपने बेटे को उस गधे के ऊपर बिठा दिया। जब थोड़ी दूर गए तो कुछ गांव के लोगों ने बोला कि देखिए कैसा बेकार बेटा है कि खुद का पिता पैदल चल रहा है बूढ़ा होकर के और वो मजे से गधे में बैठा है। तो बेटे को लगा कि सही बात है। तो बेटा उतर के पिता को बिठा दिया। कुछ दूर जाने के बाद फिर कुछ लोगों ने कहा कि कैसा बाप होगा कि खुद का बेटा पैदल चलवा रहा है और खुद मजे से गधे में बैठ के जा रहा है। तो उसको लगा कि बिल्कुल सही बात है। तो उतरा और दोनों गधे के ऊपर बैठ गए। जब दोनों गधे के ऊपर बैठ गए तो कुछ लोग जाके आगे फिर देखते हैं और बोलते हैं कि कैसे बेवकूफ लोग हैं, कैसे निर्दयी लोग हैं कि दोनों के दोनों गधे के ऊपर बैठे हैं, उसकी जान निकाल रहे हैं। वापस दोनों गधे से उतर गए, दोनों खाली चलने लग गए। फिर कोई आगे मिला, फिर यही बोला कि कैसे बेवकूफ लोग हैं कि गधे हैं उसके साथ में, अब फिर भी उसके साथ बैठ के सवारी का आनंद नहीं ले रहे। तो इस जीवन में कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जिसको जो कहना है कहने दीजिए। आपका गोल, आपका विजन वो बहुत आपका क्लियर होना चाहिए, बस उसमें बढ़िए। जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे तो जितने लोगों ने जो जो बोला है वो सारी बातें झूठी पड़ जाएंगी। तो जीवन में सिर्फ आपको अपना ध्येय बहुत मजबूत रखना है, आगे बढ़ते जाना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। वो भी जितनी मेहनत करना पड़े बिल्कुल करिए, क्योंकि मेहनत तभी हो सकती है जब तक आपका एक अच्छी एज है, उम्र है, उसके बाद नहीं होनी है। राइट। तो जीवन का सफर बहुत लंबा है। इस सफर का आनंद लेना है, क्योंकि ये सफर बस बड़ा आदमी बनने का नहीं है, आदमी बनने का भी है। आदमी बनने का भी है। तो एक अच्छा आदमी बनना है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच सर। आपसे ये जो हमेशा आपसे मिलना बहुत ही इंस्पायरिंग रहता है, बहुत मोटिवेट करता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितने मुकाम आपने इस छोटी एज में हासिल किए हैं वो बहुत ही सीखने वाले हैं आपकी पर्सनल लाइफ से। आज आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। पूरी एम मनी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत आपके लाइफ के आगे की जर्नी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। एम मनी के साथ होगा सब आसान।